हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम बात करेंगे इंक्रीज इन दी करंट अकाउंट डेफिसिट। इससे पहले कि हम जो है आज का टॉपिक डिस्कस करें, एक बार देख लेते हैं सिविल स्टेप हिमाचल पर वीकली बेसिस पर कौन कौन से बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स आपके पास आ रहे हैं। एवरीडे मॉर्निंग में 10:15 AM पर आपके पास आते हैं डेली 10 मोस्ट प्रोबेबल MCQ रिवीजन सीरीज। मेंस करंट अफेयर्स सेशन आता है आपका दोपहर को 2:15 PM। डेली करंट अफेयर्स शाम को 6:15 बजे आपके पास आते हैं और JOA ITSI एग्जाम से रिलेटेड सेशंस जो हैं आपको दिए जाते हैं मंडे टू सैटरडे 8 PM पर। आपको कोई डाउट है, आप कुछ किसी इनिशिएटिव के बारे में पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट civilstephimachal.com पर भी आप जाकर कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है उसके बारे में। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यही है कि रिसेंटली एक डेटा आया है। उस डेटा के हिसाब से जो दिसंबर क्वार्टर था ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि 2021-22 का जो दिसंबर में एंड हुआ क्वार्टर था, उसमें इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना पहुंच गया? $23 बिलियन। इट इज अबाउट 2.7% ऑफ आवर GDP। ये 9 साल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है। इससे पहले जो दिसंबर क्वार्टर था 2012 का, तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना पहुंच गया था? $31 बिलियन। तो ये जो बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात होती है, इसलिए ही आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा आइडिया देता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो भी ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही हैं, यानी कि बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और जो उस अकाउंट को मेंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, सर्विसेज का, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं जैसे कि रेमिटेंसेस, वो सारे करंट अकाउंट में आते हैं। जब आप एसेट्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उनको आप कहां रिकॉर्ड करते हैं? उसको आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में किस तरह की चीजें आती है? जैसे आपका इन्वेस्टमेंट, FDI, FII, लोन होता है किसी भी तरह का, या NRI के जो बैंक अकाउंट होते हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं कि कौन सी चीज करंट अकाउंट में आती है, कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में आती है। करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे जो डॉलर्स आ रहे हैं या जो डॉलर्स गए हैं वो कभी वापस नहीं आते, वो किसी तरह की लायबिलिटी नहीं होते। मान लीजिए आपने किसी चीज को एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में जो डॉलर्स, जो फॉरेन करेंसी आपको मिली है वो कभी वापस नहीं जाएगी, यानी कि वो आपको किसी को वापस नहीं करनी है, ना ही वो किसी तरह की आपके ऊपर लायबिलिटी है, कोई लोन है जो कि आपको वापस चुकाना है। तो करंट अकाउंट में हमेशा वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो या तो किसी तरह की लायबिलिटी नहीं होंगी या फिर वो फॉरेन करेंसी, वो डॉलर्स होंगे जो वापस आपको किसी को नहीं लौटाने हैं, जो वापस नहीं करने हैं। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो आपके ऊपर किसी तरह की या तो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, है ना, या फिर वो डॉलर्स हैं जो कि वापस जा सकते हैं आने के बाद। जैसे मान लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो कभी भी अपने शेयर्स जो है यहाँ पर जो उन्होंने खरीदे हैं उसको बेचकर वापस अपना पैसा निकाल कर ले जा सकते हैं। FDI में भी ऐसे ही है, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी जो कंपनी खरीदी उसको बेच दिया और वापस लेकर चले गए। NRIs ने मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है तो अपना वो खाता यहाँ पर बंद कर सकते हैं और अपना पैसा लेकर के वापस जा सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिनसे जो पैसा आपके पास आया है, जो फॉरेन करेंसी या डॉलर्स आपके पास आए हैं, वो वापस जा सकते हैं या फिर वो किसी तरह की लायबिलिटी होते हैं जैसे लोन्स होते हैं। करंट अकाउंट में हमेशा वही चीजें आएंगी जहां से फॉरेन करेंसी या डॉलर्स आए हुए वापस नहीं जाएंगे और वो आपके ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। करंट अकाउंट में भी
तीन चीजें होती हैं। एक होता है विजिबल्स। विजिबल्स का मतलब होता है जब आप गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मर्चेंडाइज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस इसमें आती हैं। इनविजिबल्स, इनविजिबल्स मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, जैसे कि सर्विसेज होती है। सर्विसेज कुछ टेंजिबल नहीं होती हैं, वो दिखाई नहीं देती है, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। तो सर्विसेज में जो इनविजिबल्स होते हैं उसमें सर्विसेज आती हैं। इसी तरह ट्रांसफर्स आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भाई है जो कि यूएसए में रहता है, वो पैसे जो है आपको इंडिया भेज रहा है, इसको कहते हैं रेमिटेंसेस, या कोई गिफ्ट भेज रहा है, या फिर कोई बाहर की सरकार हमें ग्रांट दे रही है जो कि हमें वापस नहीं करनी है, उनको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो दो तीन चीजें होंगी, एक होगी जो आपके विजिबल्स जो कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और तीसरी चीज है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये तीनों से मिलके क्या बनता है, आपका करंट अकाउंट बनता है। और जो नेक्स्ट अकाउंट है, जो सेकंड अकाउंट है, वो है कैपिटल अकाउंट। इसमें भी तीन चीजें होती हैं, एक तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सेकंड है लोन, जो गवर्नमेंट लोन लेती है, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि हमारी कंपनीज कर रही हैं, या फिर जो एनआरआईज के बैंक अकाउंट है। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है करंट अकाउंट में डेफिसिट की, ठीक है। तो यहां जो मुद्दा है वो है करंट अकाउंट का। तो इंडिया का अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट का ट्रेंड देखें तो पास्ट में, अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया जो है एक करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री रहा है। यानी कि जो हमारे पास जो इनकम आती है ऑन अकाउंट ऑफ जो एक्सपोर्ट्स है, जो आपका गुड्स और सर्विसेज का और ट्रांसफर पेमेंट्स है, वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारे इंपोर्ट्स पर एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। एंड इट हैज फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 ड्यू टू हायर करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस अलोंग विद अदर रीजंस। इंडिया जो है हमेशा एक करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री रहा है। एक बार हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेला 1991 में, जब हमारे पास जो है बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए थे कि हम अपना सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट्स का खर्चा उठा सकते थे। उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्यों कहा गया, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट में मान लीजिए कुछ कमी आ रही है, तो अगर आपके पास कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है, लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनआरआईज आपके यहाँ खाते खोल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट की भरपाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके करंट अकाउंट का डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपके पास कैपिटल इनफ्लोज नहीं है, कैपिटल अकाउंट में भी पैसा नहीं है इतना, तो कैसे करेंगे आप पेमेंट? तब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया है, पैसे नहीं है, अपने इंपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, या जो लोन हमने लिए हैं उनको चुकाने के पैसे हमारे पास नहीं बचे हैं, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। तो जो 1991 में आया था वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफी इंक्रीज हो गया था। उस वक्त हमारे पास कुछ कैपिटल इनफ्लोज नहीं आते थे क्योंकि एफडीआई खुला हुआ नहीं था, बाहर से लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे इंडिया में, तो कैपिटल इनफ्लो था नहीं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। तो हम पेमेंट कैसे करते अपने इंपोर्ट्स के लिए, तो उसको कहा गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अभी अगर रिसेंट ट्रेंड देखें तो कुछ सालों का या कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंसेस को छोड़ दें तो अभी भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहते हैं। जैसे करंट अकाउंट सरप्लस कब हुआ था, कब हमारे पास ज्यादा इनकम आ गई थी एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स? ऐसा हुआ था Q1 ऑफ 2021-22 में, है ना। और ऐसा एक आधी बार और पहले हुआ है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया, यानी कि हमारी जो इनकम आ रही थी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेमिटेंसेज वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू आवर एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अभी भी हम करंट अकाउंट हमेशा हमारा डेफिसिट में रहता है। ट्रेंड्स इन मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड के बारे में मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं। बिहाइंड द कंटिन्यूड करंट अकाउंट डेफिसिट, क्यों हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है मर्चेंडाइज गुड्स, एज इट हैज ट्रेड सरप्लस इन सर्विसेज एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस।
हम सर्विसेज में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास रेमिटेंसेस भी बहुत आते हैं, लेकिन हमारा जो डेफिसिट होता है वो होता है गुड्स के इंपोर्ट्स की वजह से। हम गुड्स में इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं। तो इसलिए इसकी जो भरपाई है वो सर्विसेज के एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से नहीं हो पाती है। जैसे कि यहाँ डेटा दिया गया है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो डेफिसिट था वो $192 बिलियन था, जबकि सर्विसेज का जो ट्रेड था वो कितना सरप्लस था, $105 बिलियन। उसके बावजूद भी सर्विसेज में हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस में रहते हैं, है ना, रेमिटेंसेस हमारे पास खूब आते हैं, लेकिन क्योंकि हम गुड्स का इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, तो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा रहता है और जिसकी वजह से हमें करंट अकाउंट में डेफिसिट झेलना पड़ता है। इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में रहता है। तो आपको पता चल गया कि करंट अकाउंट में 3 चीज़ें होती हैं, आपके मर्चेंडाइज ट्रेड, आपका सर्विसेज ट्रेड और आपके जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं जैसे रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स। तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो किसकी वजह से है, गुड्स में ट्रेड डेफिसिट की वजह से, ना कि सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स की वजह से। क्या प्राइमरी रीजंस हैं बिहाइंड इंडियाज इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, क्यों बढ़ रहा है आपका? तो सबसे पहला रीजन है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड है जो वो बढ़ रही है। पैंडेमिक में क्या हो गया था कि आपकी डिमांड घट गई थी, उसी तरह से आप देखते हैं कि आपका करंट अकाउंट क्या हो गया था, सरप्लस में हो गया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021-22 में, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो घट गई थी। डिमांड घट गई थी तो आपकी जो इंपोर्ट्स थे वो घट गए थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस में पहुंच गया। लेकिन पैंडेमिक के ओवर होने के बाद अब फिर से जो है जो डिमांड है, जो स्पेंडिंग है, वो फिर से इंक्रीज हो रही है। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, तो आपके इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आप जो सब चीज़ जो है वो इंडिया में नहीं बनाते, तो आपके इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं। इंपोर्ट्स इंक्रीज होता है तो आपका जो करंट अकाउंट है उसमें आपका जो गुड्स के ऊपर खर्चा है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हैं। अगर आपके जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव होते, उनकी क्वालिटी अच्छी होती, उनके प्राइसेस जो है वो चीपर होते, तो आपकी जो है अच्छी खासी कमाई होती, आपके गुड्स का एक्सपोर्ट जो है आपके इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाता, तब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं होता या फिर बहुत कम होता। लेकिन क्योंकि आपके गुड्स की क्वालिटी ना तो इतनी अच्छी है, ना ही वो बहुत चीप प्राइसेस में आते हैं, तो वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा गुड्स का या मर्चेंडाइज का जो एक्सपोर्ट है वो कम रहता है। अगर आपका एक्सपोर्ट कम रहेगा तो आपकी जो इनकम आ रही है वो कम रहेगी। इनकम कम रहेगी तो आपका ऑब्वियसली करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा। थर्ड इज इंक्रीज्ड एनर्जी इंपोर्ट्स। एनर्जी जैसे जो ऑयल एंड गैस है वो हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। पिछले 1 साल में डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2.67% डिक्रीज हुआ है, जबकि जो डिमांड है एनर्जी की वो इंक्रीज हुई है। अब इसको कैसे पूरा किया जाए, आप इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करते हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपका जो एक्सपेंडिचर है और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स वो आपका बढ़ेगा, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होगा। राइज इन कमोडिटी प्राइसेस, जो कमोडिटीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, उनके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जब आप इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को तो वो आपको महंगी पड़ेंगी, है ना, तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा इंपोर्ट्स के ऊपर। तो उसकी वजह से भी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। आपकी इनकम इतनी बढ़ नहीं रही है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, तो क्या होगा, आपका करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, जो गैप है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये है रीजंस। अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इंक्रीज जब होता है तो इससे कंट्री को क्या थ्रेट होता है। अगर अभी आप देखें तो 2.7% ऑफ जीडीपी है, और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया की जो आज के हालात हैं उसमें 2.5% से 3% ऑफ जीडीपी अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है तो
ये सस्टेनेबल है, सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर 3% से ज़्यादा हो जाता है कल के दिन को, तब वहाँ पर दिक्कत होगी। ये 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी अगर है तो दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे करंट अकाउंट में भले से डेफिसिट है, लेकिन हमारे कैपिटल इनफ्लो काफ़ी हैं। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में है। तो करंट अकाउंट में जो कोई शॉर्टफॉल होता है उसकी भरपाई हम कहां से कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास इतना सरप्लस आज के दिन पर है कि हम इतना 2.5 से 3% अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है तो हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। हमें दिक्कत कब आएगी? अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट 3% से ऊपर बढ़ने लगे। और आज के दिन पर अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी है, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। चाइना में जो है बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर कि लॉकडाउन लग गए हैं। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि उसका जो GDP ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो सकता है। चाइना की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में जा सकती है। यूरोपियन कंट्रीज में फिर से कोरोना दोबारा से पैर पसार रहा है। तो ये सब जो ग्लोबल एक एनवायरनमेंट है उसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है ना। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कमोडिटी के प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएं। इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो एसेंशियल गुड्स है उसके लिए, जैसे ऑयल है, गैस है ना। ये इंपोर्ट हमें करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारे देश में इतना नहीं है ऑयल एंड गैस कि हम अपनी पूरी डिमांड को पूरा कर पाएं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे इंपोर्ट्स और बढ़े और हमें इंपोर्ट्स बहुत महंगे भी पड़े, तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 3% से ऊपर पहुंच सकता है। और अगर पहुंचा तो क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। पुल आउट ऑफ इन्वेस्टर्स, अभी यूएसए ने क्या किया है कि अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। जब यूएसए अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है, जब पैसा लगाता है कि मेरे पास मैक्सिमम रिटर्न कहां पर आएगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कौन सी कंट्री दे रही है। जब इंडिया और यूएसए को आप कंपेयर करेंगे तो यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है ना। वहां पे जो रिस्क है वो कम होता है और रिटर्न अगर आपको अच्छा मिले तो कोई भी इन्वेस्टर सोचेगा कि यार यूएसए में पैसा लगाते हैं, इंडिया में रिस्क ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब जो इंटरेस्ट डिफरेंस था यूएसए में और इंडिया में ये कम हो गया, तो हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए? यूएसए में लगाना चाहिए। तो जिस इन्वेस्टर्स ने, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा पुल आउट करने लग जाते हैं, इंडिया से लेकर के यूएसए में लगाने लग जाते हैं। इंडिया में अपने शेयर्स वगैरह सब बेचकर निकल जाते हैं जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उसको यूएसए में जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी फॉरेन करेंसी थी, जो भी डॉलर्स थे आपके पास आए थे ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्या होंगे, वो निकलते चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो आपकी इनकम थी वो कम होती चली जाएगी और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और भी बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो करेंसी है वो और भी ज़्यादा डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। करेंसी क्यों डेप्रिशिएट होगी? क्योंकि जब आपके डॉलर्स निकलेंगे यहाँ से तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर की सप्लाई आपके पास होगी नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपका रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। जब रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो और महंगे हो जाएंगे, और क्योंकि आप एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आप अपने इंपोर्ट को कम नहीं कर पाएंगे, और जब आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इस तरह से बहुत इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो इन्वेस्टर्स जो है वो पुल आउट करने लग जाएंगे। कॉस्टली मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, इस सब सिचुएशन को संभालने के लिए जो भी आप स्टेप्स उठाएंगे वो बहुत ज़्यादा आपको महंगे पड़ते हैं। कि आप कोशिश करेंगे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, आप कोशिश करेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये पैसा ना निकालें, तो आप इनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत रिलैक्स कर देंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारा ब्लैक मनी आपकी इकोनॉमी में आ जाए, जो बाद में चल कर के लिए लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी में क्या हो, वो आपके लिए हार्मफुल हो। तो बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट्स इस तरह से करने पड़ेंगे इकोनॉमी को उस वक्त संभालने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होंगे। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करेगा तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो ये होगा कि इंडिया तो गया, इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है, अब इनके पास जो है अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो जो आपका रुपी है
वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। रुपी जब डेप्रिशिएट करेगा तो जो इंपोर्ट आप करते हैं वो महंगे होंगे। जब आपके इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो आपके जो कमोडिटी के प्राइसेस है इंडिया में वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किससे होता है, ट्रक्स के थ्रू होता है, और ट्रक्स क्या यूज़ करते हैं, डीजल। तो जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो डीजल के दाम बढ़ते हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और सारी चीज़ें जो हैं आपकी, उनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो आपका काफ़ी बढ़ सकता है। पेमेंट इम्बैलेंसेस, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था 1991 में, वैसा क्राइसिस आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। जैसा अब श्रीलंका झेल रहा है वैसा क्राइसिस आपके पास आ सकता है कि आपके पास पैसे ही ना हो इंपोर्ट्स को चुकाने के लिए या जो आपने लोन लिए हैं उनको चुकाने के लिए। तो ऐसा क्राइसिस फिर से आप भी फेस कर सकते हैं अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इसी तरह से इंक्रीज होता रहा तो हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आप एनर्जी सफिशिएंसी, यानी कि आप जो ये ऑयल गैस आप इंपोर्ट कर रहे हैं इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप इंक्रीज करने की कोशिश करिए। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो घट जाएंगे, इंपोर्ट्स घट जाएंगे तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट भी घटने की उम्मीद रहेगी। आप कोशिश करिए कि जो आप रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी आप इंप्लीमेंट करें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से जो है आप अपनी पावर जनरेशन करें या फिर एनर्जी नीड्स को पूरा करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप देखें हमारे इंपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जो चिप्स बनती हैं, मोबाइल बनते हैं, ये इंडिया में बने, आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड अदर एसेंशियल आइटम्स जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका इंपोर्ट्स कम होंगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स है जैसे गोल्ड, इंडिया गोल्ड भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्योंकि गोल्ड की डिमांड हमारी कंट्री में बहुत है। तो आपको लोगों को समझाना होगा कि आप गोल्ड की जगह किसमें इन्वेस्ट करें, जैसे गोल्ड बॉन्ड स्कीम सरकार लेकर के आती है जिसमें फिजिकल गोल्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर गोल्ड की जो डिमांड है वो कम होगी तो हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी रिड्यूस करने में उसको हेल्प मिलेगी। मेंटेन कैपिटल इनफ्लोज, अभी तक आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जो करंट अकाउंट में आपका डेफिसिट होता है, जो भी शॉर्टफॉल होता है उसकी भरपाई आप कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कैपिटल इनफ्लोज अच्छे हैं। जो एफडीआई है, जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो आपके यहाँ अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या जरूरत है कि इसी तरह से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते रहिए, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते रहिए सो दैट आपके पास एफडीआई और एफआईआई आता रहे, कैपिटल इनफ्लोज आते रहे कि कल के दिन को करंट अकाउंट में कुछ शॉर्टफॉल होता भी है, बढ़ भी जाता है, तो आप कैपिटल अकाउंट से उसकी भरपाई करते रहें। फिस्कल कंसोलिडेशन, सरकार को अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं वो कम करने होंगे सो दैट उनकी सेविंग्स हो पाए। और अगर सरकार कोई भी चीज़ है जो कि बोरो करके करती है, मान लीजिए सब्सिडी दे रही है, उसके लिए वो बाहर की किसी कंट्री से क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो उसको अपनी इस तरह की लाइबिलिटीज़ जो है वो कम करनी पड़ेंगी। सरकार को जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा आरबीआई को, सो दैट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज ना हो। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो हमारी जहाँ की जो चीज़ें होती हैं जो हम बनाते हैं वो महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती हैं तो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाती है, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाते, एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल रखें सो दैट जो आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव बनी रहे इंटरनेशनल मार्केट में और आपकी जो इनकम है थ्रू एक्सपोर्ट्स वो और इंक्रीज होती रहे। तो ये काम जो है वो आपको करने पड़ेंगे। तो ये था इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन से हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं सिविल स्टेप हिमाचल पर। HP इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के फ्री वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स मैगजीन जो है आपको मिलती है। हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में पूरी एक सीरीज है हमारी, उसको आप जरूर देखिए। इसी तरह
HPG के MCQ रिवीजन सीरीज है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पेपर का डिस्कशन जो है वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है सिविल स्टेप हिमाचल पर। जो हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं उसमें जो HPS का ऑफलाइन या लाइव कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं और इसकी फीस है सिर्फ 60,000 रुपीज़। इसी तरह जो HPS का ऑनलाइन कोर्स है ये 28 मई से शुरू हो रहा है और इसकी फीस है 25,000 रुपये। जो NT और अलाइड का ऑनलाइन कोर्स है वो 16 मई से शुरू हो चुका है, इसकी फीस है सिर्फ 12,500 रुपीज़। जो IT और SI के फुल कोर्स की जो प्राइस है वो है सिर्फ 6,500 रुपीज़। इसके अलावा आप HPS, NT, अलाइड, सोशोलॉजी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।